खानदान की इकलौती वारिस जिंदगी ऐशो आराम में बीत रही थी। लेकिन फिर उसने सब कुछ छोड़कर एक रहस्यमयी आध्यात्मिक गुरु से शादी कर ली और अचानक ऐसे गायब हो गई जैसे जमीन निकल गई। 3 साल तक किसी को कुछ पता नहीं चला, लेकिन एक दिन उसी के बंगले के आंगन की मिट्टी में छुपा एक खौफनाक राज सामने आया। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, ये है डांसिंग ऑन ग्रेव्स की सच्ची कहानी। तो चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। शकीरा खलीली का जन्म 27 अगस्त 1945 को मद्रास में एक पारसी मुस्लिम परिवार में हुआ था। एक ऐसा परिवार जहां दौलत, रुतबा और रईसी की कोई कमी नहीं थी। वो महज एक नाम नहीं थी, बल्कि एक विरासत की वारिस थी, मशहूर दीवान मिर्जा इस्माइल की पोती, जिनका नाम मैसूर और जयपुर की रियासतों यानी कि वहाँ की गलियारों में आज भी इज्जत से लिया जाता है। साल 1965 में 18 की उम्र में शकीरा ने मद्रास से अपनी मां की सगी बहन शाहताज बेगम के बेटे अकबर मिर्जा खलीली से लव मैरिज की। वह एक जानी मानी टेनिस खिलाड़ी थे। अकबर IAFS अफसर थे और ऑस्ट्रेलिया में भारत के हाई कमिश्नर हुए। बाद में वह ईरान में भारतीय राजदूत बन गए। उनके 4 बच्चे हुए। चारों बेटियों के साथ उनकी जिंदगी एक परिकथा जैसी लगती थी। मगर हर कहानी में एक मोड़ आता है और ये कहानी भी यहीं से करवट लेने लगी। अकबर अक्सर काम के चक्कर में बाहर रहते थे। शकीरा को लगता था कि अकबर उन्हें समय नहीं दे रहे और एक दिन सब कुछ अचानक बदल गया। साल 1985 में शकीरा ने अकबर खलीली से तलाक ले लिया। एक ऐसा फैसला जो शायद आसान नहीं था। तलाक होने के बाद 4 बेटियों में से 3 बेटियां माँ से अलग हो गई, लेकिन बड़ी बेटी सबा माँ से दूर नहीं रह पाई। वो अक्सर अपनी माँ से मिलने आ जाया करती थी, लेकिन जिंदगी में कुछ रास्ते इंसान को मजबूरी में भी चुनने पड़ते हैं। शकीरा एक पढ़ी लिखी, समझदार और आत्मनिर्भर महिला थी, लेकिन मोहब्बत की राह पर जब दिल चलता है तो अक्ल अक्सर पीछे छूट जाती है। और ऐसा ही कुछ हुआ शकीरा के साथ जब उनकी जिंदगी में आया एक साधु, स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी का असली नाम था मुरली मनोहर मिश्रा। उसने खुद को एक आध्यात्मिक गुरु बताया, शांति, भक्ति और ध्यान की बातें करता, लेकिन उसके इरादों की गहराई कोई नहीं समझ पाता। शकीरा भी उसके ज्ञान और आत्मविश्वास से प्रभावित हो गई और धीरे धीरे दोनों करीब आए और साल 1986 में दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद सब कुछ ठीक लगता था बाहर से देखने में, लेकिन अंदर ही अंदर ये रिश्ता सिर्फ मोहब्बत नहीं था। इसमें लालच, चालाकी और धोखे की बू आने लगी। स्वामी श्रद्धानंद धीरे धीरे शकीरा की संपत्ति, उसका भरोसा और फिर उसका जीवन सब कुछ हड़पने की साजिश रच रहा था। ये कहानी सिर्फ एक महिला की नहीं है, यह उन सभी लोगों की चेतावनी है जो मोहब्बत और भरोसे के नाम पर अपनी आंखें मूंद देते हैं। क्योंकि हर मुस्कुराता चेहरा वाकई में सच्चा नहीं होता और हर साधु वास्तव में संत नहीं होता। शादी के कुछ साल बाद यानी 1991 में अचानक एक दिन शकीरा ऐसे गायब हो गई जैसे जमीन निकल गई या आसमान। किसी को कोई खबर नहीं, न कोई अलविदा कहा, न कोई चिट्ठी, न कोई सुराग। सभा ने कई फोन किए, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। मां की खोज में दर-बदर भटक रही सभा मुंबई से बेंगलुरु चली। सभा ने श्रद्धानंद से मां के बारे में पूछा तो उसने कहा शकीरा प्रेग्नेंट है और अमेरिका के रूजवेल्ट हॉस्पिटल में चेकअप के लिए गई। परिवार और जानने वालों ने पूछा तो सब सवालों का एक ही जवाब था, वो विदेश चली गई। श्रद्धानंद ने सबको बताया कि वो अब ध्यान साधना में नहीं, विदेश में किसी शांत जगह पर उन्हें दुनिया से कुछ वक्त के लिए दूर रहना है। उसकी बातों में आत्मविश्वास था, पर भावनाओं की कमी थी। कोई खास चिंता, कोई बेचैनी नहीं। मानो शकीरा का चले जाना कोई बड़ी बात नहीं। 3 साल बीते, न कोई चिट्ठी, न कोई फोन कॉल, न कोई निशान। सबा जो अब थोड़ी बड़ी हो चुकी थी, उसके दिल में शक गहराने लगा। वो अपनी माँ को बहुत अच्छे से जानती थी, बिना बताए कैसे चले जाए, वो भी इतने लंबे समय के लिए, ये उसकी माँ का स्वभाव नहीं था। सबा ने अपने डर और शक को नजरअंदाज नहीं किया। 1994 उसने साहस जुटाया और पुलिस ने अपनी मां की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। राजघराने से जुड़ा मामला होने के कारण पुलिस ने तेजी से जांच भी शुरू की, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया। इस केस को बंद तक करने की नौबत आ गई थी, लेकिन ठीक 3 साल बाद ऐसा कुछ हुआ जिसने पुलिस को कातिल तक पहुंचा दिया। पुलिस को पहला शक श्रद्धानंद पर ही था। उससे पूछताछ भी की गई, लेकिन उसके राजसी ठाट बाट के कारण पुलिस उसके साथ सख्ती नहीं बरत पा रही। लेकिन 1994 का वो साल भारतीय अपराध इतिहास में एक खौफनाक मोड़ लेकर आया। सभा की शिकायत के बाद पुलिस धीरे धीरे सच्चाई की परतें उधेड़ रही थी, लेकिन फिर आया वो इनपुट जिसने इस केस को पूरी तरह बदल दिया। 29 अप्रैल 1994 की रात बेंगलुरु क्राइम ब्रांच का कांस्टेबल शराब के ठेके पर बैठा था। तभी
नशे में धुत श्रद्धानंद का नौकर कांस्टेबल के सामने डींगे हाँकने लगा, कहने लगा, जिस शकीरा को पुलिस ढूंढ रही है वो तो जिंदा ही नहीं है। और यहीं से शुरू हुआ उस झूठ की परतों को खोलने का सिलसिला जिसे श्रद्धानंद ने बड़ी चालाकी से 3 साल तक ढंग कर रखा था। बेंगलुरु के उस आलीशान बंगले की तरफ पुलिस दोबारा लौटी, जो अब तक सिर्फ एक मकान था, लेकिन जल्द ही वो एक अपराध स्थल में बदलने वाला था। पुलिस ने संदेह के आधार पर आंगन में खुदाई शुरू करवाई। चारों ओर सन्नाटा पसरा था और हर फावड़े की चोट के साथ एक खौफनाक सच्चाई जमीन से बाहर आने को बेताब थी। थोड़ी ही देर में मिट्टी के नीचे से एक ताबूत निकल आया। सबकी सांसें थम गई। ताबूत खोला गया और उसमें थी शकीरा की लाश। वो लम्हा किसी के लिए भी भूलना मुमकिन नहीं था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो बताया वो रूह को कांप आने वाला था। अप्रैल 1991 में श्रद्धानंद ने पहले चाय में नींद की दवा देकर उन्हें बेहोश किया। फिर बेंगलुरु की रिचमंड रोड पर बने बंगले में ले जाकर ताबूत में बंद कर जिंदा दफना दिया। और उसी ताबूत के ऊपर वो अपने दोस्तों के साथ कई बार पार्टी और डांस किया करता था। इसलिए इस केस का नाम पड़ा डांसिंग ऑन द ग्रेव। इस केस में पहली बार भारत में किसी कब्र की खुदाई को वीडियो रिकॉर्ड किया गया। हर पल को कैमरे में कैद किया गया ताकि सबूत मिटाए न जा सके। डीएनए टेस्ट हुआ और इस खौफनाक सच पर अंतिम मुहर लग गई। शव शकीरा का भी था। इसके बाद श्रद्धानंद को पुलिस हिरासत में लिया गया। उसने पत्नी की हत्या करने की वजह बताई। श्रद्धानंद ने बताया कि उसने शकीरा से उसकी 600 करोड़ रुपए की दौलत के लिए प्यार और शादी की थी। दौलत उसे मिलने भी वाली थी। दरअसल शकीरा ने अपनी सारी दौलत अपनी चारों बेटियों को देने का फैसला कर लिया था। इसके बाद श्रद्धानंद ने शकीरा की हत्या की योजना बनाई। लंबी पूछताछ, जांच और गवाही के बाद आखिरकार वो दिन भी आ गया। वही व्यक्ति जिसने खुद को संत कहा, लेकिन एक शातिर अपराधी की तरह अपनी पत्नी को जिंदा दफन कर दिया। मुकदमा चला। अदालत में सबूतों के ढेर लगे थे। डीएनए रिपोर्ट, पोस्टमार्टम, जमीन में दफनाया गया ताबूत और झूठ पर झूठ बोलता हुआ आरोपी।